बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का स्वागत है। यह क्रैश कोर्स 2022 की बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है उस परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने उपलब्ध कराई है। यह 12वीं और 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। मैं सुनीता सिन्हा प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी बालिका +2 उच्च विद्यालय फुलाड़ी से हूँ। मैं आज आप लोगों को वर्ग 10 के लिए इतिहास विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं आपको आज इतिहास पढ़ाऊंगी। इतिहास में बच्चों जो हमारा पहला चैप्टर है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद। बच्चों, हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वह क्यों हुई और कैसे हुई। ऐसे तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा जो शुरू हुई थी उसका पूर्ण जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी राष्ट्रवाद के लिए, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही इसका विकास हुआ। इसका आरंभ फ्रांस की क्रांति बच्चों जो 1789 ईस्वी में हुई थी, महान क्रांति से माना जा सकता है। इसी क्रांति में पहली बार जनता ने एकजुट होकर निरंकुशवाद का सशक्त रूप से विरोध किया और फ्रांस में राज सत्ता का परिवर्तन भी किया। 19वीं शताब्दी में ही यूरोप में क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ और इसके साथ ही साथ राष्ट्रवादी धारणा का भी विकास हुआ, जिसमें जर्मनी, इटली ये दोनों का जो है एकीकरण संभव कर दिया। इसके साथ ही पोलैंड, हंगरी और यूनान भी राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गई। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वह कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। बच्चों, एक चीज मैं और आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इस क्रैश कोर्स के दौरान हम लोग चैप्टर को तो टच करेंगे ही। हमारे विषय में, हमारे 10वें वर्ग में जितना भी चैप्टर है इतिहास में, उस सारे चैप्टर को टच करते हुए उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का ही मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह है राष्ट्रवाद क्या है। इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि राष्ट्रवाद क्या है। बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रवाद जो है सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। बच्चों, इसे हम लोग दूसरे अर्थों में भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो बच्चों समझ गए आप लोग कि राष्ट्रवाद क्या है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो बच्चों इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में किस तरह से सहायक हुए। तो बच्चों, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। किसका संदेश पहुंचा? नव युग का संदेश पहुंचा।
नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा जो है वह प्रदान की। जिससे क्या हुआ, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है वह प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ जागा। तो हम लोगों ने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों 1830 की जो क्रांति है इसको हम लोग जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये 1830 ना देकर सिर्फ जुलाई की क्रांति भी लिखेगा तो आपका जो आंसर है वो एक ही होगा, दोनों का आंसर एक ही होगा। 1830 पूछे या जुलाई की क्रांति पूछे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1830 ईस्वी की जो जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगली बार 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव के बाद बच्चों हम लोग देखेंगे अब 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये दोनों क्रांतियां जो है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1830 ईस्वी की क्रांति और 1848 ईस्वी की क्रांति, ये दोनों ही क्रांतियों से वार्षिक परीक्षा में जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। बच्चों 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो एक कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी था। गीजो जो था वह क्या था? एक कट्टरवादी स्वभाव का व्यक्ति था। समझ गए? वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही कोई सफलता हासिल हुई थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई। क्या हो गई? भूखमरी भी हो गई, बेरोजगारी भी हो गई। सुधारवादियों ने क्या किया उसके बाद? सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर क्या कर दी? इस पर रोक लगा दी। अतः पेरिस में फिर इसका क्या हो गया? पेरिस में इसका विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस भी निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी। जब जुलूस निकाला गया और विरोध का प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने क्या किया? उन लोगों पर गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। तो बच्चों हम लोग ने देखा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगला वीडियो जो है मैं और अगला इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।